हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया है। एक चयन हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है जो हमारी आबकारी भर्ती से संबंधित है। इससे पहले जो वीडियोस हमारी बनी हुई थी, मैंने आप लोगों को उन वीडियो के माध्यम से बताया था कि उत्तराखंड में जल्द ही आप आबकारी परिवर्तन सिपाही की जो वैकेंसी है वो निकलने वाली है। तो दोस्तों, वो हमारा जो इंतज़ार था वो ख़त्म होता है। आज यानी कि 5 सितंबर 2023 को आयोग के द्वारा आबकारी की जो वैकेंसी है उसको निकाल दिया गया। यानी कि इंटरमीडिएट स्तरीय अर्हता के लिए जो रिक्त पदें थी दोस्तों, उनको आज आयोग के द्वारा कैलेंडर उनका जारी करने के बाद विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। अगर बात करें तो 5 दिसंबर 2023 को विज्ञापन की प्रकाशन तिथि है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि आपकी 11 दिसंबर 2023 रहने वाली है। वहीं अगर बात करें दोस्तों, तो अंतिम आवेदन की जो आपकी तिथि है वो आपकी 31 दिसंबर तक रहने वाली है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो तिथि है वो हमारी 4 जनवरी से 8 जनवरी 2024 तक रहने वाली है। लिखित परीक्षा की अनुमानित जो तिथि है दोस्तों, वो 31 जनवरी 2024 बताई जा रही है। कहने का मतलब है बहुत जल्द ही आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो भी देखने को मिलेगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो देखिएगा, इसमें जो पदें हैं दोस्तों, कितने पदों पे वैकेंसी आ रही है टोटल। अगर देखें तो इसमें 236 पदों की अभी तक बात करी जा रही है। अच्छा, वो 236 पदें हैं वो किस किस लेवल की हैं और कौन से विभाग के अंतर्गत उन पदों को निकाला गया, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आप लोग बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। देखिएगा, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग के अंतर्गत परिवहन आयुक्त संगठन के परिवहन आरक्षी के 118 पदों, कार्यालय आबकारी आयुक्त के आबकारी सिपाही के 100 रिक्त पदों, कार्यालय आबकारी आयुक्त के आबकारी निरीक्षक के 14 पदों, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3 के 2 रिक्त पदों पर, महिला कल्याण विभाग में गृह माता हाउस कीपर के 2 रिक्त पदों, अर्थात कुल 236 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अब दोस्तों ठीक है, आप लोगों ने ये वैकेंसी देखी है। मैं आपको ज़्यादा ये चीज़ें बता के आप लोगों को ज़्यादा वो नहीं कराना, वेट नहीं कराना चाहूँगा। डायरेक्ट आते हैं पदनाम पर। परिवहन आरक्षी की पद हैं दोस्तों, और टोटल कुल पदों की अगर मैं बात करूँ तो 118 पद यहाँ पर दिए गए हैं। उन 118 पदों में से किस कैटेगरी के लिए कितनी पदों को दिया जाएगा, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिएगा, इसमें से जो एससी एसटी है दोस्तों, एससी एसटी के लिए हमारी जो एससी के लिए जो पोस्ट होंगी वो 27 पोस्ट रिक्त देखने को मिल रही हैं, जिसमें से हमारी 9 जो पद हैं वो वुमेन्स के लिए होंगी इसमें। और भूतपूर्व जो सैनिक होंगे उनके लिए 2 पद इसमें देखने को मिल रही है। और वहीं पर हमारे जो अनाथ जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए, हमारे ऑर्फन के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट देखने को मिल रही है। अगर बात करें दोस्तों हमारी एसटी की, तो एसटी में 4 पोस्ट टोटल देखने को मिल रही हैं, जिसमें से 1 पोस्ट हमारी महिलाओं के लिए इसमें आरक्षित है। और वहीं अगर बात करें दोस्तों ओबीसी की, तो ओबीसी के लिए 20 पोस्ट देखने को मिल रही है। 20 में से 6 जो पद हैं वो हमारी महिलाओं के लिए हैं, जिसमें से 1 पद हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए इसमें देखने को मिलेगा, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी जो आश्रित होंगे उनके लिए देखने को मिलेगा। और 1 पद हमारा भूतपूर्व सैनिक और 1 अनाथ के लिए देखने को मिलेगा। फिर अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस में 13 पद देखने को मिल रहे हैं। 13 में से 3 पद जो हैं वो महिलाओं के लिए इसमें आरक्षित हैं। जनरल की अगर बात करें तो दोस्तों जनरल के टोटल 56 पद इसमें देखने को मिल रहे हैं। 56 में से जो 17 पद हैं वो हमारी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जिसमें से 1 पद स्वतंत्रता सेनानी के को दिया जाएगा, और 3 पद हमारे भूतपूर्व सैनिक और 3 पद हमारे अनाथ जो बच्चे होंगे उनके लिए इसमें देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें कुल योग की, तो दोस्तों मैंने बता दिया इससे पहले भी 118 पद हैं जो हमारे परिवहन आरक्षी से संबंधित इसमें देखने को मिल रही हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसका लेवल क्या रहने वाला है। तो वेतनमान आपका 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये, यानी कि लेवल 3 की आपकी जॉब रहने वाली है। अगर वहीं बात करें तो उम्र सीमा आपकी 18 वर्ष से 30 वर्ष के मध्य में इसमें रहने वाली है। पद अगर बात करें तो दोस्तों अराजपत्रित, अस्थायी, अंशदायी, पेंशनयुक्त आपका पद इसमें देखने को मिल रहा है। अनिवार्य अर्हता की अगर मैं इसमें अगर बात करूँ तो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। दोस्तों इसमें उत्तर प्रदेश से भी यदि अगर आप लोगों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है तो वो भी चल जाएगा। इससे पहले आप लोगों को उत्तराखंड से मांगा जाता था। अब देखिए दोस्तों, इसमें मेन चीज़ क्या, अगर जो अधिमानी अर्हताएं हैं उनके बारे में अगर यदि अगर हम बात करें, तो जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा दी हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, उन लोगों को इसमें थोड़ी सी प्राथमिकता भी दी जाएगी। शारीरिक अर्हताएं देखिए दोस्तों, इसमें अगर ऊंचाई की बात करें तो जो हमारे सामान्य के अभ्यर्थी होंगे, जनरल के, एससी के, और जो हमारे ओबीसी के अभ्यर्थी होंगे 165 उनके लिए इसमें हाइट देखने को मिल रही है। और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 160 इसमें हाइट देखने को मिल रही है। अगर बात करेंगे दोस्तों महिला अभ्यर्थियों के लिए, तो महिला अभ्यर्थियों के लिए इसमें 155 सेंटीमीटर हाइट देखने को मिल रही है। और अगर वहीं बात करें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाए, अब देखो दोस्तों बिना फुलाए सीना आपकी 78 होनी चाहिए और फुलाने के बाद आपकी 83 होनी चाहिए, ऐसे मैंडेटरी इसमें दिया गया है।
फिर अगर बात करेंगे शारीरिक दक्षता की, तो दोस्तों शारीरिक दक्षता में आप लोगों की क्या चीज़ें होने वाली है, अगर उनके बारे में बात करें तो पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए दौड़ व दूरी समय की बात करेंगे। दोस्तों जो हमारे पुरुष अभ्यर्थी होंगे इनकी हमारी 1500 मीटर की इसमें दौड़ देखने को मिलेगी। अच्छा, 1500 मीटर की जो दौड़ है दोस्तों, ये आप लोगों को 6 मिनट में कवर करनी होगी। और वहीं अगर महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो 400 मीटर की आप लोगों की दौड़ है और इसको आप लोगों ने 1 मिनट 35 सेकंड में आप लोगों ने इसको पूरा करना पड़ेगा, ऐसा इसमें दिया गया है। फिर देखिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए चिनअप, महिलाओं के लिए रस्सी कूद की इसमें व्यवस्था करी गई है। और जो पुरुष अभ्यर्थी होंगे दोस्तों, आपको 6 चिनअप मारने पड़ेंगे, 6 चिनअप में आपको क्वालिफाई किया जाएगा। और जो महिलाएं होंगी उनको आपको 1 मिनट में 55 बार रस्सी कूद करना पड़ेगा इसमें, ऐसा बताया गया है फिजिकल जो आप लोगों का होना है। वहीं देखिएगा परिवहन आरक्षी के पदों पर शारीरिक मापजोक एवं दक्षता परीक्षा निर्धारित मानकों के अनुसार की जाएगी, न्यूनतम अहर्कारी प्रकृति की होगी। अब देखिएगा जो दिव्यांग श्रेणी के जो हमारे अभ्यर्थी हैं एलसी, और जो इसमें एसिड अटैक वाले होंगे या फिर जिनको ऐसे ऐसे जो विक्टिम्स के जिनके जो अभ्यर्थी ऐसे होंगे, उनमें उनके लिए क्या कहा गया देखिएगा। दिव्यांगता की प्रचलित श्रेणियों में संबंधित प्रयुक्त संक्षिप्तियों का विवरण परिशिष्ट 6 में दिया गया है। दूसरा, अगर हम आबकारी सिपाही की बात करें दोस्तों, तो आबकारी में हमारे 100 पद देखने को मिल रहे हैं। और उन 100 पदों में से आप लोग देखिएगा कि किस कैटेगरी को कितने पद इसमें देखने को मिलेंगे, उसमें हम बात करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, जो हमारा अनुसूचित जाति है यानी कि एससी के लिए इसमें 4 पद देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से महिलाओं के लिए इसमें कोई भी पद नहीं है। और एसटी की बात करेंगे तो दोस्तों एसटी में इसमें 3 पद देखने को मिल रहे हैं। ओबीसी में 1 पद देखने को मिल रहा है। और वहीं बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 20 पद देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से 6 पद हमारी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वहीं बात करेंगे जनरल कैंडिडेट की, तो जनरल कैंडिडेट के लिए 72 पोस्ट इसमें देखने को मिल रही है, जिसमें से 11 पोस्ट हमारी महिलाओं के लिए देखने को मिल रही हैं। यानी कि जो आबकारी है, आबकारी में 72 पोस्ट दोस्तों जनरल के लिए, सबसे ज़्यादा पोस्ट जनरल के लिए आई हैं इसमें से, जिसमें से 11 पोस्ट जो है वो महिलाओं को इसमें दी जाएंगी, ऐसा इसमें बताया गया है। कुल रिक्त पदों की बात करें तो दोस्तों 100 रिक्त पद इसमें देखने को मिल रहे हैं। और अगर वेतनमान की बात करें तो सेम ग्रेड पे है दोस्तों, इसमें लेवल 3 की जॉब है। 18 से 35 वर्ष इसमें है, तो परिवहन में 18 से 30 वर्ष था। अगर बात करें दोस्तों, इसमें देखिएगा शैक्षणिक अर्हता और इसमें जो आपका फिजिकल होना है उसके बारे में, तो इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है आप लोगों ने उत्तीर्ण की हो, ऐसा इसमें कहा गया है। और अगर बात करें दोस्तों अधिमानी अर्हताओं की, तो सेम वही चीज़ है जो इससे पहले दी गई थी। अब मैं इसमें आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर पिछड़ी तथा अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी होंगे, उनके लिए अगर सीने की मापें हैं तो 78.8 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 83.8 मीटर होनी चाहिए। अगर पर्वतीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी यदि अगर होते हैं तो उनके लिए 76.3 सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए, और 81.3 सेंटीमीटर फुलाने के बाद इसमें देखने को मिलेगी, ऐसा बताया गया है। ऊंचाई की अगर बात करें दोस्तों, तो पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों हमारा 167.6 सेंटीमीटर इसमें देखने को मिलेगा। जो पर्वतीय क्षेत्र वाले होंगे उनको 165 इसमें जहाँ तक है उनको देखने को मिलेगा। और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों इसमें 162.6 सेंटीमीटर हाइट रहने वाली है। जो पर्वतीय क्षेत्र है 5 सेंटीमीटर का आप लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगा जिनके पास हिल सर्टिफिकेट होगा। उत्तराखंड के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों इसमें हमारी 160 सेंटीमीटर हाइट रहने वाली है। फिर देखिएगा महिलाओं की ऊंचाई की अगर बात करें तो दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर और सभी के लिए 152 सेंटीमीटर होगी, और पर्वतीय क्षेत्र जिनके पास हिल सर्टिफिकेट होगा 147 सेंटीमीटर उनकी हाइट देखने को मिल रही है। और उत्तराखंड के अनुसूचित जनजाति की जो अभ्यर्थियां होंगी, जो हमारी महिलाएं होंगी, उनके लिए 147 सेंटीमीटर इसमें हाइट रहने वाली है। और शारीरिक वजन केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए इसमें बताया गया है, तो दोस्तों 45 किलो आप लोगों का वजन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ऐसा बताया गया है, वरना आप लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, जैसे कि आप लोगों ने पुलिस की उसमें भी देखा होगा। फिर देखिएगा अनिवार्य शारीरिक परीक्षण की अगर बात करें तो दौड़ कुल दूरी इसमें देखिएगा लगभग 4.8 किलोमीटर यानी कि 3 मील के आसपास इसमें बताई गई पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। और समय की दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें तो इसमें आपके फिजिकल के भी नंबर इसमें जुड़ने वाले हैं, ऐसा इसमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, फिजिकल में कितने नंबर मिलेंगे वो चीज़ देखते हैं, यानी कि लगभग 4.8 यानी कि आप लोगों को इसमें लगभग 5 किलोमीटर की रेस जो है उसको देखना पड़ेगा। इसमें 3 मील दिया गया है, यानी कि 3 किलोमीटर की इसमें बात करी गई है। अगर बात करें दोस्तों तो अगर आप लोगों ने 30 मिनट में अगर आप निकालते हैं तो आपको 12 नंबर दिए जाएंगे, 27 मिनट में निकालते हैं तो आपको 15 नंबर दिए जाएंगे, अगर आप 24 मिनट में निकालते हैं तो आपको 18 नंबर दिए जाएंगे, और 21 मिनट में निकालते हैं तो आपको 20 नंबर इसमें दिए जाएंगे, ऐसा इसमें बताया गया है। वहीं अगर बात करें दोस्तों लंबी कूद की, तो लंबी कूद भी जो आपका फिजिकल होगा, यदि अगर आप लोगों ने 15 फीट कूदते हैं तो आपको 12 नंबर दिया जाएगा, 17 फीट अगर आप कूदते हैं तो आपको 16 नंबर दिया जाएगा, और 18 फीट कूदेंगे तो आप लोगों को इसमें 20 नंबर दिया जाएगा। यानी कि लड़कों के लिए दोस्तों जो लंबी कूद है वो सेम पुलिस वाली रहने वाली है इसमें। अगर फिर बात करेंगे क्रिकेट बॉल थ्रो की, तो दोस्तों क्रिकेट बॉल थ्रो में आप लोग देखिएगा, यदि अगर आप लोग 65 मीटर फेंकेंगे तब आपको 20 नंबर यहाँ पे मिलेंगे, 63 मीटर फेंकेंगे तो आप लोगों को 16 नंबर दिया जाएगा, और 61 मीटर फेंकेंगे तो आप लोगों को 12 नंबर दिया जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया है।
वहीं अगर आबकारी में महिलाओं के लिए जो फिजिकल है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो दोस्तों देखिएगा इसमें महिलाओं के लिए क्या चीज़ें कही गई। दौड़ आप लोगों की 200 मीटर की होनी है, जिसमें अगर आप लोगों ने 40 जो सेकंड है उसमें अगर आप निकालते हैं तो 20 नंबर आपको दिए जाएंगे। 48 सेकंड में निकालेंगे तो 18 नंबर, 50 सेकंड में निकालेंगे तो 15 और 52 सेकंड में निकालेंगे तो आप लोगों को 12 नंबर दिए जाएंगे, ऐसा इसमें बताया गया है। फिर देखिएगा उसके बाद लंबी कूद इसमें महिलाओं की भी होनी है। यदि अगर आप लोग 10 फीट कूदते हैं तो आप लोगों को 20 नंबर दिया जाएगा, और अगर 9.5 फीट कूदते हैं तो 16 नंबर, 8 फीट कूदते हैं तो 12। कम से कम लड़कियों के लिए 14 फीट तो फिर भी होना चाहिए था दोस्तों इसमें, जिस तरीके से पिछली बार अगर बताया गया था। तो 10 फीट तो हर कोई कूद लेगा, 20 नंबर इनकी लड़कियों के लिए इसमें फिजिकल जो है वो काफ़ी आसान रहने वाला है। वहीं अगर क्रिकेट बॉल थ्रो की बात करें तो दोस्तों देखिए 14 मीटर जो फेंकेगा उसको 20 नंबर दे दिया जाएगा। कम से कम पुलिस के मानक इसमें रखने चाहिए थे। 35 सेंटीमीटर तो फिर 35 मीटर तो फिर भी फेंकना चाहिए था, क्योंकि जो फिजिकल है पिछली बार भी इसी तरीके से पुलिस में आप लोगों ने देखा होगा हुआ था, क्योंकि जिसमें लड़कियों का जो फिजिकल था वो 100 नंबर का उसमें फिजिकल था, और अतिरिक्त मार्क्स लाने पे जो पुरुषों की सीट थी उसको भी जनरल सीट में काट के लड़कियों ने उसको ले लिया था। यानी कि 350 के आसपास जो लड़कियां थी उनका इसमें चयन हुआ था। तो कहीं ना कहीं फिजिकल में लड़कियों को इसमें काफ़ी सुविधा इस बार मिल चुकी है, काफ़ी रिलैक्सेशन मिला है, क्योंकि 14 मीटर बहुत कम होता है, 14 मीटर हर कोई फेंक देगा, तो 20 नंबर तो उसमें मिलने ही मिलने हैं। दूसरी चीज़ 10 फीट हर कोई लड़की कूद लेगी, क्योंकि 10 फीट हर कोई कूदता ही है, तो 10 फीट में उनको 20 नंबर वहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा। और अगर बात करेंगे 200 मीटर दौड़ की, तो दोस्तों 200 मीटर दौड़ 40 सेकंड का समय दिया जा रहा है, वो भी महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छे इसमें फिजिकल देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं लड़कियां इसमें अगर 60 नंबर का या फिर 100 नंबर का जो भी फिजिकल होगा उसको 100 नंबर या 60 नंबर करने में फिर से एक बार सक्षम होने वाली है। तो दोस्तों देखिएगा, पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक अर्हता में छूट हेतु पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि आप पर्वतीय हैं, आप लोगों को पर्वतीय के अनुसार आप लोगों को देखना है, तो आप लोगों को पर्वतीय सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होगा। अब देखिएगा, आबकारी सिपाही के पदों पर शारीरिक मापजोक दक्षता परीक्षा आधारित होगी, तथा दक्षता परीक्षा में विभागीय नियमावली अनुसार 3 अंश होंगे, प्रत्येक अंश 20 अंक का होगा। इस प्रकार शारीरिक मापजोक परीक्षा 60 अंक की होगी, यानी कि 60 मार्क्स की आपके दोस्तों इसमें फिजिकल रहने वाला है। बाकी 100 नंबर का आपका इसमें पेपर देखने को मिलेगा। सिलेबस क्या है उसको मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर देखिएगा, उप आबकारी निरीक्षक के हमारे 14 पद इसमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से 3 पद हमारे एससी के लिए हैं, जिनमें से 1 पद महिला जो अभ्यर्थी होंगी उनको दिया जाएगा। 1 पद इसमें एसटी के लिए है, एसटी कैटेगरी के लिए है, और 1 ओबीसी के लिए है। 1 पद ईडब्ल्यूएस के लिए है, और 8 पद हमारे जनरल के जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए इसमें देखने को मिल रहे हैं। लेवल 5 की ये जॉब है दोस्तों, 29,200 से 92,300 आप लोगों की इसमें लेवल 5 की ये जॉब रहने वाली है। 21 से 42 वर्ष के जो अभ्यर्थी होंगे वो इसमें आपके आवेदन कर पाएंगे। अधिमानी अर्हता की बात अगर करें हम, तो माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड इंटरमीडिएट परीक्षा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्ति की जानी अनिवार्य होगी। और अगर इसमें भी दोस्तों अनिवार्य शारीरिक जो दक्षता है अगर बात करें, तो सामान्य के जो अभ्यर्थी होंगे हमारे, उनके लिए इसमें 167 हाइट मांगी गई है। और वहीं बात करें अनुसूचित जाति के लिए 160 इसमें हाइट मांगी गई है। और पर्वतीय क्षेत्र के जो अभ्यर्थी अगर होते हैं हमारे, उनके लिए 162.60 के आसपास मांगी गई है। वहीं अगर महिलाओं की अगर बात करें, तो दोस्तों महिलाओं में सामान्य श्रेणी के जो अभ्यर्थियां होंगे उनके लिए 152 मांगा गया है। अनुसूचित जाति के लिए इसमें 147, और जो पर्वतीय क्षेत्र है उनके लिए भी 147 में देखने को मिल रहा है। फिर देखिएगा सेम चीज़, सीने की माप भी वही है आपका, 76.3 सेंटीमीटर इसमें देखने को मिल रही है, और 78 पॉइंट सामान्य के जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए देखने को मिल रही है। सीना न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, ऐसा इसमें बताया गया है। केवल महिलाओं के लिए जो वेट की जो इसमें बात करी है, 45 किलो होना न्यूनतम अनिवार्य कर दिया गया है। और अगर बात करें दोस्तों उसके बाद जो हमारे हॉस्टल मैनेजर है ग्रेड 3 की जो हैं 2 पोस्ट इसमें देखने को मिल रही हैं। 1 पोस्ट इसमें एससी के लिए है, और 1 पोस्ट इसमें जनरल के लिए देखने को मिल रही है। लेवल 3 की ये जॉब है। 18 से 42 वर्ष के जो अभ्यर्थी होंगे उसको भर पाएंगे। और अगर बात करें जो लास्ट है हमारा है गृह माता हाउस कीपर महिला के लिए 2 पद इसमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से 2 के 2 पद हमारे जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए दिए जाएंगे। ये लेवल 4 की जॉब है दोस्तों, 25,500 से 81,100 के बीच में आप लोगों की इसमें सैलरी रहने वाली है। और लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम देखिए दोस्तों, उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया की बहुविकल्पीय 2 घंटे की एक प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें पद की शैक्षणिक अर्हता संबंधित प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट 1 अवलोकन करें। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों की जो ये पद हैं इसमें आप लोगों की 2 घंटे की ऑब्जेक्टिव होने वाली है। और लिखित परीक्षा का जो आपका रहने वाला है दोस्तों, देखिएगा सामान्य वो ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 35% न्यूनतम अर्ह अंक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। फिर देखिएगा बात करेंगे डायरेक्ट सिलेबस पे। अब इसके बाद अगर बात करें दोस्तों, तो सिलेबस क्या है उसमें देखेंगे। आयु सीमा 1 जुलाई 2023 आप लोगों की अंतिम रहेगी। इसमें आवेदन पत्र प्राप्तता आप लोगों को 11 तारीख से इसमें देखने को मिलेगी। 11 तारीख से आप लोग फॉर्म भर पाएंगे।
अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट सिलेबस की, तो हो सकता है इसमें सिलेबस दिया हो आयोग ने। तो अगर सिलेबस अभी मिलता है तो एक बार में सिलेबस भी ख़त्म कर देते हैं, ताकि आप लोगों को भी ये ना लगे कि आप लोगों की फ़ीस देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो जो जनरल कैंडिडेट जो हमारे होंगे, जनरल ओबीसी के जो कैंडिडेट होंगे, उनके लिए जो फ़ीस रहने वाली है वो 300 रुपये रहने वाली है। एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 150 रुपये इसमें फ़ीस रहने वाली है। और उत्तराखंड के दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 150 रुपये इसमें फ़ीस रहने वाली है। और जो अनाथ व्यक्ति है, जो बच्चे होंगे हमारे, उनके लिए 0 रुपये इसमें फ़ीस रहने वाली है। फिर देखिएगा, अब बात करेंगे हम डायरेक्ट सिलेबस पे, क्योंकि सिलेबस आयोग ने डाला होगा, तो सिलेबस पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। पोस्ट के बारे में आप लोगों को लगभग सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये देखिएगा, आप लोगों का आ चुका है 20 नंबर की आपकी हिंदी आएगी। अच्छा, हिंदी में आप लोगों को देखिएगा, भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा, हिंदी भाषा की बोलियाँ, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, लिपि एवं वर्णमाला, देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि में गुण दोष, देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली भारतीय भाषाएं, स्वर एवं व्यंजन, हिंदी अंक। फिर देखिएगा, वर्तनी, स्पेलिंग, विश्लेषण, शुद्ध अशुद्ध, विराम चिन्ह, हिंदी तक। फिर देखिए, वर्ण, अक्षर, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रियालिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक, शब्द भंडार में तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में हिंदी आय प्रचलित, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी, विलोम, पर्यायवाची शब्द आप लोगों को पूछे जाएंगे। संधि, स्वर, संधि, व्यंजन है। वाक्य परिचय, वाक्य की परिभाषा, वाक्य के प्रकार के, वाक्य शुद्धि, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्ति, परिचय, वाक्य। दोस्तों, इसमें अलंकार भी जोड़ दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। अभी तक अलंकार आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन अभी अलंकार जोड़ दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। अलंकार आप लोगों के सिलेबस में देखने को मिलेगा। पत्र लेखन में टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी, अर्ध सरकारी पत्र आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जनसंचार, हिंदी, कंप्यूटिंग और संचार, मीडिया, विभिन्न माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न और हिंदी, कंप्यूटिंग, फ़ॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट, आप लोगों का ये सिलेबस हिंदी का रहने वाला है। फिर देखिएगा, हिंदी में अगर बात करें दोस्तों, इसमें आपका साहित्य को भी जोड़ दिया गया है। इससे पहले साहित्य एक बार हटा दिया था। कबीरदास आपको देखने को मिलेगा, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और गद्य में आपके राहुल संकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, शिवानी, पीताम्बर दत्त, ब्रतवाल, हरिशंकर परशाई, शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी, शेखर जोशी, आप लोगों को इन जो ये व्यक्ति हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो पाठ्यक्रम हैं हमारे गद्य के, उनको देखने को मिलेगा। फिर अगर बात करें दोस्तों, सेकंड जो आपका 40 नंबर की इसमें आप लोगों का सामान्य ज्ञान और सामान्य जो अध्ययन होता है, उसकी अगर बात करें तो दोस्तों, उसमें आप लोगों का जो सिलेबस है वो इस तरीके से कुछ रहने वाला है। क्योंकि मानसिक योग्यता और तर्क शक्ति, सेकंड जो पार्ट है आप लोगों का, भाग 2। तो भाग 2 में आपके देखिएगा, दर्पण और प्रतिबिंब, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब से आपके लिखेंगे। श्रृंखला, सादृश्यता, वर्गीकरण, कागज मोड़ना, कागज काटना, आकृति निर्माण, आकृतियों की गिनती और आकृतियों की पूर्ति, आकृति, व्यूह, समरूप, आकृतियों के स्त्रीगण, ये आपको देखने को मिलेगा। वर्णमाला परीक्षण और यानी कि जो हमारा भिन्नता का पहचान, सादृश्यता, क्रमबद्धता, ये आप लोगों के शाब्दिक जो वो चीज़ें हैं दोस्तों, वो देखने को मिलेंगी इसमें। देखिएगा, ये लगभग हमारा जो सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन है, ये 40 नंबर का इसमें देखने को मिल रहा है। अब देखिएगा, इसमें से बैठक परीक्षण है, आंकड़ों की पर्याप्तता है, इनपुट आउट कैलेंडर आप लोगों को देखने को मिलेगा, न्याय निगम, पहेली, परीक्षण समस्याएँ और लिपिकीय क्षमताएँ। और जो आपका फिर देखिएगा, सिलेबस ये रहा आपका। और फिर देखिएगा, इसी में आपका भारत, क्योंकि रीजनिंग आपको हो सकता है 10 नंबर का पूछे। इतिहास भारत का, भारत एवं विश्व में आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता, आपको वैदिक सभ्यता देखनी पड़ेगी। उत्तरकाल और महाकाव्य, जैन, बौद्ध, मौर्यकाल, उत्तर मौर्य, गुप्त हो गया, उत्तर गुप्त काल हो गया, सांस्कृतिक विकास हो गया, अरब तुर्की आक्रमण हो गया, मध्यकालीन भारत में आपको दिल्ली सल्तनत देखना है। बाकी आप लोग को भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन देखना है, बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य देखना है। मुगल काल आप लोगों को देखना है। और मराठा, सिख जो आपके आंदोलन होंगे उनको देखना पड़ेगा। आधुनिक भारत में यूरोपियों का भारत में आगमन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, ब्रिटिश शासन आप लोगों को देखना पड़ेगा। भारत में राष्ट्रवाद का विकास देखना पड़ेगा। प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन आप लोगों को देखने पड़ेंगे। अब इसके अंदर जितने भी टॉपिक हैं आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं जल्दी में हूँ तो वीडियो भी ज़्यादा बड़ी बड़ी बनने वाली है, इसीलिए मैं थोड़ा इसको कम कर रहा हूँ। भारत सरकार अधिनियम 1935, सॉरी, इसके अंतर्गत जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी आएंगी। विश्व का इतिहास में यूरोप का पुनर्जागरण, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, रूसी क्रांति, प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध भी इसमें देखने को मिलेंगे। भूगोल एवं विश्व, अब देखिए, विश्व का भूगोल आपको है, भारत का भूगोल आप लोगों को, दोनों भूगोल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फिर देखिएगा, राजनीति विज्ञान में भी आप लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन है, असहयोग आंदोलन के अंतर्गत जितने पद हैं हमारे, वो देखिएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत का विभाजन है, गांधीवाद से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और भारतीय राज्य व्यवस्था, मौलिक अधिकारों का अवधारणा, मौलिक कर्तव्य नीति, निर्देशक तत्व, भारतीय संसद और नागरिकता, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल, पंचायती राज, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मानवाधिकार,
शस्त्रों की होड़, भूमंडलीकरण, दक्षिण एशिया, सार्क, ये जो चीज़ें हैं आप लोगों की सभी देखने को मिलेंगी। इकोनॉमिक्स में भारतीय अर्थव्यवस्था आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसमें राज्य में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक की घटनाएँ आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और उसके बाद 40 अंकों की जो उत्तराखंड है दोस्तों, वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। उत्तराखंड की हिस्ट्री आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस बार यूके ट्रिपल एससी का पेपर है, तो हिस्ट्री बड़ी ज़ोरों से पूछेगा। और हिंदी के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा, हमारी एक सीरीज़ चल रही है राजपाल सिंह सर की। उस सीरीज़ को यदि अगर आप लोग देखते हैं तो हिंदी में कहीं न कहीं आप लोग ज़रूर अच्छे मार्क्स लाने का, वहाँ पे मैं दावा कर सकता हूँ कि आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि उस किताब से, वो बहुत अच्छी किताब है। प्रैक्टिस उसमें हमने कराई है। ऑप्शन यानी कि मल्टीपल चॉइसेस में हमने उसको देखा है। एक चैप्टर में लगभग 350 के आसपास क्वेश्चन है। यदि अगर आप लोग कोई चैप्टर पढ़ने के बाद अगर वो ऑप्शनल वहाँ लगाते हैं, तो यकीनन आप लोग मानिएगा, वहाँ से आप लोग के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने हैं। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड का जैव विविधता है, अन्य विविध विषय यहाँ पर दिए गए हैं। जो हमारे सांख्यिकी आंकड़े हैं, राज्य उच्च प्रशासनिक व्यवस्था है, उत्तराखंड पर्यावरण में पारिस्थितिकी दशाएँ इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी। उत्तराखंड पर्यटन, सांस्कृतिक जो है, उत्तराखंड शिक्षा, यानी कि उत्तराखंड के आप लोगों ने लगभग देखी होगी। गोरखा शासन देख लेना आप लोग, चंदकाल देख लेना, परमार वंश देख लेना, और जो आपके ब्रिटिश जो आंदोलन आएंगे उनको देख लेना, ब्रिटिशकालीन जो नीतियाँ थी उनको देख लेना। बाकी आप लोगों ने जो तालाबें हैं, पोखर खाल, और जो आपके नदियाँ हैं, झीलें, प्राकृतिक नदी तंत्र वगैरह, वो चीज़ें देख लेनी है। ये आपका सिलेबस रहने वाला है। पेपर आपका 100 नंबर का रहेगा दोस्तों। पेपर आपका 100 नंबर का रहेगा, जिसमें से आपकी 20 की हिंदी है, मैंने बता दिया है। हिंदी के लिए आपको क्या करना है, 40 की आपकी जीएस प्लस रीजनिंग है। इसी में आपकी रीजनिंग भी जुड़ेगी। और अगर बात करें, हमारी जो 40 नंबर की है वो उत्तराखंड रहने वाली है। और उत्तराखंड थोड़ा सा डीप ज़रूर पड़िएगा। अगर यूके ट्रिपल एससी के पास अगर पेपर है, मैं आप लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर यदि यूके ट्रिपल एससी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, तो आप लोग बीएस नेगी और परीक्षा वाणी को मत पढ़िएगा। क्योंकि अगर आप लोग परीक्षा वाणी, ठीक है, अगर यदि आप लोग परीक्षा वाणी पढ़ते हैं, बेसिक बुक है आप लोगों की, तो आप लोग इसको डीप ज़रूर पढ़िएगा। आप लोग राजेंद्र बलौदी और अजय रावत को ज़रूर पढ़िएगा। यदि अगर आप लोग वहाँ नहीं पढ़ेंगे, तो आपको एग्ज़ाम में कहीं न कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इससे पहले वीडियो के जो अभ्यर्थी हैं, उनसे ये अनुभव ले लीजिएगा। क्योंकि यूके ट्रिपल एससी ने साफ कहा है कि हम तथ्यों के आधार पर ही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ऑनलाइनर पर हम भरोसा नहीं करेंगे, ऐसा यूके ट्रिपल एससी का कहना है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूँगा, यदि अगर आप लोग पढ़ते हैं, तो अजय रावत, राजेंद्र बलौदी और परीक्षा वाणी तो मैंडेटरी है, उस हर कोई पढ़ता है। तो आप लोग उन किताबों को ज़्यादा देखना शुरू करेंगे, क्योंकि ऑनलाइनर अगर आप देखेंगे, तो कहीं न कहीं आप लोगों को वहाँ पे उतना फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज का जो ये हमारा वैकेंसी का अपडेट था, ये हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आया हुआ हो, ये अपडेट पसंद आया हुआ हो, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी शुभकामनाएँ हैं आप सभी को। फिर से एक वैकेंसी आप लोगों के सामने देखने को मिली है। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।